फेस में जो इशू फेस कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इट्स वर्किंग। तो मैं अब नेक्स्ट सेशन के लिए रविकांत जी से आग्रह करता हूँ कि आप कंटिन्यू करें। आप लोग इधर से इस साइड आ जाइए, थोड़ा सा विजिबिलिटी आपको क्लियर हो जाएगी। सब लोग आ गए? ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा इधर ध्यान दे लीजिए आप। ये आपका एप्लीकेशन है जो कि इकोनॉमिक सर्वे के लिए हम यूज़ करेंगे, सॉरी इकोनॉमिक सेंसस के लिए हम यूज़ करेंगे। ईमेल आपका जो होगा वो लॉगिन आईडी होगा, यूज़र नेम ईमेल होगा एंड पासवर्ड वो आपके फ़ोन पे जाएगा। आपकी ईमेल आईडी सर ये प्ले स्टोर पे आएगा, सेंसस के नाम से आएगा। अभी ये प्ले स्टोर पे नहीं है बिकॉज अभी ये डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट है, बिकॉज ये आपका एनुमरेशन लेवल 1 हो चुका है, तो इसका मैं लाइव डेमो दे रहा हूँ। एनुमरेशन लेवल 2 इज अंडर प्रोसेस, वो आने के बाद ये प्ले स्टोर पे जाएगा सर। आप जब लॉगिन करते हैं उसके बाद लॉगिन पेज खुलता है, सर्वे कंडक्टेड बाय, सर्वे करने वाले का नाम, जो एनुमरेटर है उसका नाम डिस्प्ले करेगा, वीएलई नेम, सीएससी आईडी, जो आपका फ़ोन है जिसमें आपने लॉगिन किया है वो डिवाइस नेम, उसका ब्रांड, डिवाइस वर्जन क्या है। डिवाइस वर्जन यहाँ पे एंड्रॉयड का वर्जन है कि आपका कौन सा एंड्रॉयड वर्जन यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली 4.0 के ऊपर का एंड्रॉयड वर्जन यूज़ करना है आपको। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिला, रूरल है कि अर्बन है वो आएगा। सिटी, किस सिटी में आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपका एक्चुअल रजिस्ट्रेशन कहाँ का है सिटी में, आपके भोपाल में कोई भी सिटी मतलब हो सकती है, वो डिटेल आपकी यहाँ पे आएगी। वार्ड आएगा, आईवी यूनिट नंबर, यूएफएस ब्लॉक नंबर, ये आपका यहाँ पे डिस्प्ले करेगा पूरा। फिर उसके बाद देखिए करंट लोकेशन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, आप जहाँ पे एप्लीकेशन पे लॉगिन करते हैं वहाँ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये कैप्चर करता है। नेक्स्ट पेज कम्स स्टार्ट सर्वे EC 7.0। सेंसस स्टार्ट सेंसस 7.0, यस। ओके सर, जब हम स्टार्ट सर्वे 7.0 पे क्लिक करते हैं देन इट कम्स दिस पेज। स्टेट, आपका स्टेट शो करेगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सिटी, वार्ड, ये जो डिटेल्स हैं आपकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी एंड वार्ड, ये प्रीफिल्ड रहेंगी आपके रजिस्ट्रेशन डेटा से। ये डेटा हम प्रीफिल्ड रहता है, इसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। पिन कोड, पिन कोड में अभी यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन देख रहे हैं, अभी इसमें एक प्रोविजन है कि वी कैन एंटर द पिन कोड मैनुअली आप पिन कोड यहाँ पे एंटर, जो वहाँ का वीएलई है वो वहाँ का पिन कोड एंटर कर सकता है। आईवी यूनिट नंबर ये प्रीफिल्ड रहेगा आपका, यूएफएस ब्लॉक नंबर ये अलॉट करना होगा, जो वीएलई है वो एनुमरेटर्स को यूएफएस ब्लॉक नंबर्स अलॉट करेगा। कंटिन्यू पे क्लिक किए, हाउस नंबर, हाउस नंबर जो है ये आपका, हाउस नंबर जो है ये आपका प्रीफिल्ड आएगा, आपका डिवाइस जनरेटेड होगा ये, इसमें आप मैनुअली कुछ फिलअप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आप देखें कि यहाँ पे मैनुअली फिल कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस, तो ये अभी हम फिल कर सकते हैं। जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा एप्लीकेशन तो वो आपका इनबिल्ट आएगा।
street, lane, plot number. Now here comes purpose of EC house. पहला हम सिलेक्ट करते हैं रेसिडेंशियल. यस यस सर, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन से. ये सर, हाँ ओके. नो सर, वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा. हाँ वो हट जाएगा सर, वो उसमें कुछ नहीं रहेगा, वो ब्लैंक रहेगा. वो सिर्फ वो ड्रॉप डाउन से लेना है. वो नहीं, एक्चुअली यहाँ पर रविकांत जो है ना, हाउस नंबर ये एडिटेबल है, यहाँ पर इंटर करना होगा हाउस नंबर और स्ट्रीट एंड लेन इंटर करना पड़ेगा. ओके ठीक है सर. पर्पस ऑफ ईसी हाउस इज रेसिडेंशियल. इकोनॉमिक सेंसस हाउस नंबर, ये आपका ऑटो जनरेटेड नंबर आएगा, इकोनॉमिक सेंसस हाउस नंबर. उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं. यहाँ पे रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ. ये देखिए डेटा फिल नहीं था ऊपर में, तो वहाँ पे सर्वे आगे नहीं बढ़ेगा. घर में डेटा डालना है. ये सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सुबह में कि इकोनॉमिक हाउस नंबर, तो ये सिस्टम ने, आप सर्पेंटाइन मेथड से जब घूमे हो तो आपका ये नंबर बन गया है. एक मकान पे ये नंबर आ गया है. तो ये ऐसा नहीं कि जो म्यूनिसिपैलिटी ने जो नंबर दिया था वो नंबर यहाँ लिखना है. म्यूनिसिपैलिटी वगैरह ने जो नंबर दिया था वो ऊपर आप हाउस नंबर में लिख सकते हैं, वहाँ पर ये डिटेल लिख सकते हैं. यहाँ पर ये सिस्टम ने, ये IT ऐप ने एक नंबर जनरेट कर दिया, इकोनॉमिक हाउस नंबर. कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं. अब आप एक मकान के अंदर में आ गए हैं. यहाँ पर आप फर्दर जानकारी लेंगे, कितने हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड का क्या नाम है, नंबर है. नहीं दिया तो सर वो ऊपर में कुछ भी लिखेगा, वो वहाँ पे रोड. हाँ. किसमें सर? सर हाउस नंबर, जो हाउस नंबर की बात हो रही है. हाँ. सर इसमें जो मकान का नंबर होगा, जो भी कहीं म्यूनिसिपैलिटी ने दिया एनीथिंग, होगा, कोई भी नंबर हो, तो वो कुछ लिखेगा सर सर, कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा उसमें. रोड नंबर. ओके. एक डिफॉल्ट कर लेंगे सर वहाँ पर, उसके एक भी डिफॉल्ट कर लेंगे. जैसे मोबाइल नंबर के लिए हमने, पैन नंबर के लिए जो डाला है डिफॉल्ट, उससे हाँ, हम ठीक, यहाँ पे डिस्कस करें. डिफॉल्ट नंबर, जी सर, डिफॉल्ट नंबर कर लें. नाउ वी क्लिक ऑन कंटिन्यू. नहीं, नंबर तो ये है ना तुम्हारा इकोनॉमिक हाउस नंबर जो है, सर यूनिक नंबर तो क्रिएट हो रही है. यूनिक नंबर, नहीं, यूनिक आईडी नंबर एक तो लेट लॉन्ग होगा सर. पहला, एक तो लेट लॉन्ग होगा जिससे कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का, वो लेट लॉन्ग भी होगा आपका. जी नहीं, वो नहीं हो पाएगा. जो इसके पहले की जो डिटेल्स है ना, वार्ड नंबर, IV यूनिट नंबर, ब्लॉक नंबर, वो सारी चीज़ें तो आ रही हैं डेटा में. नाम के साथ हम Yes, इंक्लूड yes, कर हाँ, सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो है वो. नहीं, हो जाएगा बिल्कुल. ठीक है सर. सर कैन आई मूव इट? हाँ. मैं क्लिक ऑन कंटिन्यू. दैट सीरियल नंबर ऑफ द हाउस होल्ड, ये सिस्टम जनरेटेड हाउस होल्ड नंबर, वो सीरियल वो जनरेट होगा हाउस बाय हाउस. ये नंबर आपका आगे जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर किसी भी स्ट्रक्चर का आपने सर्वे किया, अगर उसका 1 है तो जो हेडिंग मेंबर ऑफ हाउस होल्ड. सर इस वाले पेज में द एक्चुअल नंबर, सो आफ्टर सीरियल नंबर ऑफ द हाउस होल्ड देयर इज ऑप्शन नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड. तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे सीरियल नंबर में आ गया है, वहाँ पर डिफॉल्ट नंबर है. रुक जाओ रविकांत. हाँ सर रुके.
जैसे ए है सीरियल नंबर ऑफ द हाउस होल्ड, तो आप देखें बहुत फेंट में लिखा है UR, तो और उसमें अगर 3 हाउस होल्ड है, उस मकान के अंदर में 3 हाउस होल्ड है, तो _01 _02 _03 करके नंबर हर एक हाउस होल्ड को दिया जा रहा है, और उसमें फिर उस हाउस होल्ड का हेड ऑफ द जो पर्सन है उसका नाम ले रहे हैं, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले रहे हैं, ताकि कल अगर हम सुपरविजन करने जाएँ, सुपरवाइजर लेवल 2 जाए, चाहे VLE नंबर 1 जाए, तो उसे इस हाउस होल्ड का कौन मुखिया है या कौन सा हेड है उसका कॉन्टैक्ट पता रहे। यस। नेक्स्ट ऑप्शन इज मोबाइल नंबर ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड या रेस्पोंडेंट। जनरली जो नंबर्स आपके स्टार्ट होंगे वो 9 वैलिडेशन है हमारा, इसमें 10 डिजिट्स का होगा, ठीक है, कंपलसरी है। कंपलसरी है। नहीं होगा तो वी आर हैविंग अ स्टैंडर्ड नंबर होगा, उसको हम इनपुट करेंगे। डिफ़ॉल्ट नंबर एक होगा, अगर नहीं मिलेगा तो डिफ़ॉल्ट नंबर डालना होगा यहाँ पे, और सिर्फ एक ही डिफ़ॉल्ट नंबर है, सो दैट वी कैन ट्रैक कि कौन कितना डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा है। नहीं लेगा नहीं वो? सर, नहीं, चेक्स है सर जो लेट मी एक्सप्लेन इट। मोबाइल नंबर के केस में हमने सीरीज को कैप्चर किया है सर, 6 7 8 9 से अगर नंबर शुरू हो रहे हैं, यस सर, एंड दे शुड बी ऑफ 10 डिजिट्स ओनली डिजिट्स, दैट इज द कंफर्मेशन। या दैट्स वी हैव that is from 6. D option is number of members usually residing in the household. Here we have to input the data. मतलब हमें यहाँ पे उस घर में कितने लोग रह रहे हैं उसका डेटा डालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर घर में 10 लोग हैं तो मैंने टोटल पहले पूछेंगे कितने लोग हैं, 10 लोग, पहले हम 10 डालेंगे, फिर मेल कितने हैं 4 और फीमेल 6, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जो TG है ट्रांसजेंडर में वैल्यू 0 आ जाती है। इन द केस अगर आपने यहाँ पे 5 डाला तो यहाँ पे जब तक आप 1 नहीं डालेंगे एप्लीकेशन आगे नहीं मूव करेगा। सबकी जैसे जी, नहीं लेगा सर। नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेंबर्स परसुइंग एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी, या उस घर में कितने लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से 2 लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी करते हैं 10 में से। टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड बेस्ड एस्टेब्लिशमेंट, टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड बेस्ड एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, ये इसमें जैसा सुबह बता रहे थे कि अगर आप अब ये जो इनोमिनेटर है ही हैज़ एंटर्ड इनटू अ हाउस, जो जिसके अंदर लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे वो पूछ रहा है कितने एंटरप्रेन्योर्स है, कितने उद्यमी हैं इस घर के अंदर। इसमें यहाँ बता रहे हैं 2 उद्यमी हैं, तो 2 उद्यमी जो हैं वो या तो दुकान उनकी कहीं बाहर होगी, दूर होगी, तो वो तो वहीं कैप्चर होगी, यहाँ पे इनोमिनेटर कुछ नहीं करना है। एक उद्यमी अगर घर में ही है तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल भरी जानी है। तो अभी ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ हाउस होल्ड बेस्ड एस्टैब्लिशमेंट, मतलब घर के अंदर जो हाउस होल्ड जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनका डिटेल यहाँ भरेंगे। घर में सर, हाँ, घर में 2 लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक जो है वो घर में काम करता है और एक जो है बाहर कहीं दुकान लेके फिक्स स्ट्रक्चर पे काम करता है। तो यहाँ पे जो डेटा आएगा वो 2 आएगा, बट नीचे F पॉइंट में आएगा टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड बेस्ड एस्टैब्लिशमेंट, यहाँ पे आएगा 1। अगर घर में कोई एक्टिविटी होती है तो, नहीं होती है तो 0 होगा, नहीं होती है तो 0 होगा। तो फिर इस सर्वे से, इस हाउस होल्ड से इनोमिनेटर बाहर आ जाएगा, क्योंकि अब उससे कुछ नहीं लेना है यहाँ पर। तो इस हाउस होल्ड में इसने इतना इन्फॉर्मेशन ले लिया। रेजिडेंशियल वाला मैं करके एक बार प्योर रेजिडेंशियल दिखा देता हूँ। ठीक ठीक। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्योर रेजिडेंशियल, मीन्स अ हाउस होल्ड विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द रेजिडेंस। यहाँ पे हमने डाला 0, यहाँ पे डाला 0। नाउ वी गोइंग टू फिनिश। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे टोटल मिसमैच है, अनटिल अनलेस हम इसको मैच करेंगे ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे हमने इसको कर दिया 6, फिनिश। यहाँ पे रेसिडेंशियल, प्योर रेसिडेंशियल जो घर होते हैं जहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, उसका सर्वे यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और हाउस होल्ड मार्किंग नंबर आपका जनरेट हो जाता है। इसके बाद जब ओके आप क्लिक करते हैं, रुको, ये आई थिंक आपने देखा होगा कि नंबर वाज स्टार्टिंग विद U and R, so it was indicating every number has a science behind it. U and R means urban residential, अगर वो कमर्शियल होगा तो UC आएगा, UC। so automatically it will be an indicator for you to identify in your reports, in your dashboards also, that it is a commercial establishment or a residential one.
हाँ, इस केस में आई थिंक इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ऐसे केसेस में क्या होगा, पहले क्या होता था सर्वे, इस सर्वे से पहले पेपर और पेन से करते थे हम, और हमारे पास पेपर पेन के अलावा कोई और रिकॉर्ड नहीं होता था। तो एक या तो अपने पेपर पे हम मार्क कर लेते थे कि इसमें दोबारा विजिट करना है, या दीवार के बाहर निशान लगा के चले जाते थे। अभी तक होता आता था सर्वे में। नाउ दिस थिंग इज़ बिकॉज कम्प्लीटली डिजिटल, हम इसके अंदर प्रोविज़न रखेंगे कि ये सर्वे अगर कंप्लीट नहीं हुआ है किसी कारण, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला बंदा है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो कहेगा सर मेरे पास अभी है नहीं, अब बाद में, तो ये पेंडिंग स्टेटस में आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड में, इन्यूमरेटर और सुपरवाइजर के डैशबोर्ड में दिखेगा कि ये सर्वे अभी कंप्लीट नहीं हो क्योंकि पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? देयर इज सम इन्फॉर्मेशन विच इज़ मैंडेटरी टू बी कैप्चर्ड इन दिस एप्लीकेशन, अभी नहीं मिली है वो, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं। बट हाँ, दूसरी चीज़, टेक्स्ट फील्ड तो खैर दी जाएगी रिकॉर्ड करने के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। अब वो आप लोगों के अनुभव, आप लोगों की ट्रेनिंग, आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आप उस मकान के बाहर निशान लगा भी देते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, बट येस दिस विल बी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। एप्लीकेशन आपको सारे प्रोविजन देगा कि आपको ये चीज़ें ऐसे रिकॉर्ड होंगी और ऐसे दिखेंगी, जिससे कि आपके एंड से कुछ मिस नहीं होगा। नहीं, बट जैसे जो जनरली सर्वे होते हैं या जो भी सेंसस होता है, जो भी होता है, तो उसमें जो नंबर लिखे जाते हैं वो कोई ऐसे रैंडम नंबर नहीं होते, वो उनका कुछ पर्टिकुलर एक वो रहता है फॉर्मेट, उसका नंबर वो उसमें मेंशन करते हैं। तो जैसे अपना ये जनरेट हुआ UR या UC, तो ये UR UC क्या हमारे VLE को उस घर के आगे या उस एस्टेब्लिशमेंट के आगे लिखना पड़ेगा? नहीं नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिस्टम में रहेगा कि उस घर का नंबर वो है, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं, घर के बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। रिकॉर्ड के साथ साथ आप जब सर्वे क्लोज करेंगे तो उसकी फोटोग्राफ का भी ऑप्शन है, आप स्ट्रक्चर की फ़ोटो ले सकते हैं। हम फिनिश पे क्लिक करते हैं, हाउस होल्ड मार्किंग नंबर जनरेट हुआ, अब क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे आपका पूरा सर्वे का डिटेल एक पेज में आ जाता है। आप इसको एक बार देख लीजिए, इसको फिर जो आपका रिस्पॉन्डेंट है उसे दिखा के कन्फर्म करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैप दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मैप जस्ट जो लेट लॉन्ग कैप्चर होगा उसका लोकेशन आपको वो शो करेगा सीधे। ये जब सुपरवाइज़र जाएंगे फील्ड में तो उनके पास ये एक एडवांटेज होगा कि वो घर कहाँ पर है, तो अगर वो मोबाइल डिवाइस उनके पास जा रहे हैं तो वो उसमें पहुँचने में ईजी होगा। दैट इज़ वन थिंग विच वी आर कैप्चरिंग। एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि ये लास्ट मौका है जहाँ पर इन्यूमरेटर डेटा देख सकता है और सबमिट करेगा। ये दिखाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल उसने डेटा तो कैप्चर कर लिया, अगर वो सबमिट बटन दबा देगा तो इसके बाद ये डेटा इन्यूमरेटर फिर खोल के देख नहीं पाएगा। ये डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा और जाकर के सिक्योरिटी पॉइंट से इट विल गो इनटू द सर्वर। इस मुकाम पे बिफोर सबमिशन, चाहे वो रेजिडेंशियल हाउस होल्ड हो चाहे वो कमर्शियल हाउस होल्ड हो, वहाँ पर इन्यूमरेटर जो है ये डेटा दिखाएगा रिस्पॉन्डेंट को कि आपने जो बताया था मैंने ये भरा है, क्या ये सही है या नहीं सही है। अगर वो रिस्पॉन्डेंट कहता है कि हाँ ये सही है तभी वो सबमिट करेगा। रिस्पॉन्डेंट कहता है नहीं मैंने तो 15 आदमी बताया था, आपने 5 ही लिखा है यहाँ पे, तो वो यहाँ पर इस लेवल पे करेक्ट कर सकता है। इस लेवल के बाद डेटा विल नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ इन्यूमरेटर। ये सिक्योरिटी के फीचर्स इंपॉर्टेंट है, इस वजह से भी है। क्या करें? ये पहले ही डिसाइड कर लिया है, जबकि ये तो हमें बाद में पता चलेगा पूछने के बाद। तो ये चीज, ये वाला आइटम जो है वो बाद में होना चाहिए। हाउस नंबर, स्ट्रीट, आप पर्पस की बात कर रहे हैं ना? इस वाले आइटम की बात तो वो ई और एफ के बाद होनी चाहिए। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन तो लेना है इसको। अगर वो चेंज करना चाहता है, उसे मालूम घर के अंदर गया, घर के अंदर तो जाएगा ही। अब वो ये सोच के चलेगा या तो कमर्शियल है या फिर रेजिडेंशियल है, वो अंदर गया, अब अगर उसे मालूम चला कि नहीं यहाँ तो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है एक, तो उसको चेंज कर सकता है, बैक आकर के इसको चेंज कर लेगा। नहीं देखो, हाँ हाँ नहीं, इसकी वजह है, देखो आप जब आप या तो अप्रोच है ना, आप एक इलाके में आओगे, एक गांव से विलेज से अंदर आओगे तो आप मकान पे जाओगे, तो वहाँ पर आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे कि वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, तो आपने उसे दिया। अगर आपको लगता है अंदर पहुँचे तो आपने देखा कि नहीं ये गलत है, तो यू कैन गो बैक एंड रिवाइज इट। लेकिन एक ऑप्शन देना वहाँ ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप रेजिडेंशियल चुनते हो तो एक किस्म की फील्ड्स खुलती हैं, अगर आप कमर्शियल चुनते हो तो दूसरी किस्म की फील्ड्स खुलती हैं।
क्योंकि कमर्शियल में जो हम डेटा ले रहे हैं वो डेटा अलग है, रेसिडेंशियल में जो हम डेटा ले रहे हैं वो डेटा अलग है। अभी इस डेमो के बाद सर जब शेड्यूल हम एक्सप्लेन करेंगे उसमें आपको बहुत क्लियरली हो जाएगा कोई कि बात नहीं, ठीक है, किन चीज़ से। क्वेश्चन था वो। हाँ नहीं ठीक है। अब हम फिनिश पे क्लिक करेंगे, हाउस होल्ड मार्किंग नंबर जनरेट हुआ, ओके सबमिट किया, सर्वे डिटेल्स आ गई आपकी, क्लिक ऑन सबमिट। डू यू वांट ऐड मोर हाउस होल्ड? आपने एक स्ट्रक्चर में अगर आपके 3 हाउस होल्ड हैं तो इस केस में एड्रेस भी आपका वही रहेगा, सारी चीज़ें वही रहेंगी, मगर आपकी एंट्री 2 होंगी। तो यहाँ पे अगर आप येस करते हैं तो फिर विंडो खुल जाएगी, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इन द केस देयर इज ओनली 1, देन यू हैव टू क्लिक नो, द सर्वे हैज बीन सबमिटेड। सुपरविजन लेवल 1 अब ये BLE के पास पहुंच जाएगा और BLE इस डेटा को देखेगा कि ये सही है या नहीं सही है। ये आपका रेसिडेंशियल पूरा हुआ। नाउ वी स्टार्ट द अनदर सर्वे। सर ये जो VLE कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि सही है या नहीं है, मतलब इसमें वो क्या देखेगा? 100% विजिट है, 100% विजिट है। अच्छा, VLE को उस स्ट्रक्चर पे जाके जितने भी सर्वे उसके एनुमरेटर ने किए हैं वहाँ पे विजिट करके चीज़ों को वेरीफाई करना होगा। बट एक ही चीज़ को दोबारा से वो उस हाउस होल्ड से पूछेगा जाके, अगर हमारा VLE पहले उसका एन्यूमरेटर चला गया फिर ये भी जाके पूछेगा, तो सर वो मतलब लगता नहीं कि मतलब वो दोबारा बताएगा, बोलेगा कि हाँ ये नहीं, उसको बताना नहीं, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, उसको सिर्फ एक स्कैन थ्रू करना है। अगर इन्यूमरेटर ने 15 मिनट लिए हैं वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के रिस्पोंडेंट से, तो ही विल टेक हार्डली 3 to 4 मिनट्स, उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्कैन करनी है। सुन लो, आप लोग सब सुन लो, बातें मत करो। ये चीज़ एक्चुअली ये इन्यूमरेटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा हमारे को। वो जब दोबारा जाएगा दोबारा इन्फॉर्मेशन नहीं भरेगा, देयर इज़ नो डुप्लिसिटी ऑफ वर्क, ये आपको समझना पड़ेगा। वो पहले काम को सिर्फ वेरीफाई करने जा रहा है कि आप ही का नाम कमलेश है, या आप ही का एड्रेस है, या आपका मोबाइल नंबर है, इंपॉर्टेंट फील्ड्स को वो ओके हो गया, ही विल मूव ऑन। अगर जहाँ पे उसने बोला है कि नहीं जी आपने 10 लोग लिखवाए हैं, आप 10 ही लेते हैं, वो कहेगा नहीं जी हम 8 हैं, तो वो करेक्शन कर लेगा वहाँ पे। मतलब एक चांस ऑफ करेक्शन CSC के हाथ में रहेगा, क्योंकि हर चीज़ एट द एंड ऑफ द डे प्रोजेक्ट या डिलीवरेबल से लिंक्ड है। अगर डेटा गलत गया है तो मॉस्पी हैज़ एवरी राइट टू पीनलाइज CSC। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन करने के लिए ये चांस CSC के पास रहेगा थ्रू VLE और सुपरवाइजर लेवल 1, नंबर 1। नंबर 2, इसमें हम एक प्रोविज़न और करेंगे जब आपको एप्लीकेशन दी जाएगी फाइनली, अगर उसका मोबाइल नंबर उसने दिया है, जो भी मोबाइल नंबर दिया अदर देन डिफ़ॉल्ट मोबाइल नंबर, उस पे एक SMS जाएगा उसी टाइम रिस्पोंडेंट को सबमिट होने के बाद। हाँ, सबमिट होने के बाद पहले तो वो उसको व्यू करके पढ़ा देगा, जैसे हम करते ही हैं यूजुअली। अगर बैंक वाला भी आता है आज की डेट में अकाउंट खोलने, तो फ़ोन पे सारी इन्फॉर्मेशन करके आपको दिखाता है कि हाँ सर ठीक है मैं सबमिट कर दूँ अकाउंट क्रिएशन के लिए, आप ओके करते हो, वो करता है, और एक SMS आता है जैसे वो सबमिट करता है। सेम चीज़ यहाँ भी होगी। वो इसलिए उससे मेरे को कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ सुपरविजन नहीं मिलेगा, बट मुझे एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि मैंने उसको व्यू करा दिया और प्रिंसिपली रिस्पोंडेंट ने ये चीज़ एग्री कर ली है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो यही है और मैंने भी सही कैप्चर करी है। ऐसा नहीं कि आपने बोला 5 और मैंने कर लिया 4, ये गैप नहीं रहेगा। मोबाइल नंबर भी उसका उसी टाइम पे वैलिडेट हो जाएगा, इसलिए मोबाइल नंबर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब क्वेश्चंस थे पहले भी और आई थिंक अभी भी आएंगे कि सर हर एक के पास मोबाइल नंबर नहीं होता है। सर होता है पर कई बार लोग देना नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही पार्ट हमारे को एज ए न्यूमरेटर हमें ये चीज़ ट्रेनिंग में सिखाई भी जाएगी और समझाई भी जाएगी कि आप कैसे कन्विंसिंग क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे कि आपको राइट और रिक्वायर्ड आंसर्स मिलें। हमारा काम ये नहीं है कि हमारे हाथ में मोबाइल एप्लीकेशन हो जाके हमने पूछते गए बताता गया, ऐसे इतना सरल कुछ नहीं है। नथिंग इज ईजी इन लाइफ। आपको पूछना पड़ेगा, आपको तरीके से पूछना पड़ेगा। जब क्रेडिट कार्ड वाला भी आपके पास आता है तो वो भी घुमा फिरा के 4 क्वेश्चन पूछता है, तब आप 4 में से 3 का जवाब सही देते हैं। तो सेम एक्सरसाइज ऐसी है, आपको तरीके से पूछा जाएगा, कन्विंसिंग वे में आपको पूछना है ताकि वो आपका पॉइंट समझे, इकोनॉमिक सेंसस की वैलिडिटी समझे, उसकी इंपॉर्टेंस समझे, जिसके लिए मिनिस्ट्री खुद भी इतने सारे काम करेगी इन टर्म्स ऑफ मीडिया प्लानिंग एंड एवरीथिंग। एड्स जाएंगे पेपर में, टीवी में, न्यूज़ में। तो वही चीज़ आपको अपने अंदर एम्बाइब करनी होगी ट्रेनिंग में। ये जो एप्लीकेशन दिखाने का कारण सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको दिखाया जा रहा है कि ऐसे होगा, आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे आपकी क्या मेहनत है, और वो आपको आज समझनी पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े सेशंस हर टाइम नहीं हो पाएंगे। अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेनिंग शुरू हो जाएंगी, जैसे सुबह बताया था उन्होंने।
तो इसलिए थोड़ा सा ना दिमाग से समझना पड़ेगा आपको कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए मुझे उससे क्या बोलना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोबाइल नंबर आज की डेट में कोई नहीं देता। मोबाइल हो गया, पैन हो गया, बहुत सारी चीज़ें, पीपल आर रेजिडेंट नेचुरली, बट आपको उसको बताना पड़ेगा कि सर आपको ये देना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपके पास जो मैं कैप्चर कर रहा हूँ वो आपके पास आ जाएगा और ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ये आपको बोलना है, आपको ट्रेनिंग में भी बताया जाएगा। CSI का जो एक्ट आएगा उसमें भी ये चीज़ लिखी होगी, जो कि न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश होगा। तो थोड़ा सा अब जिसे कहते हैं ना अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव यूज़ करना है, वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। ठीक है जी। जैसे अभी आपने पूरा फॉर्म सबमिट करके बताया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई इमुलेटर जैसे सर्वे कर रहा है, घूमेगा वो, अगर भूल के वो किसी व्यक्ति का दोबारा करने चला जाता है तो ऐसा पॉसिबल है क्या? मतलब रोकेगा उसको वो? इसमें पहली बात, अब दोबारा सर्वे करने जाएंगे तो पहले रिस्पोंडेंट ही आपको कहेगा कि यहाँ हो चुका है। जनरली इन द केस अगर कोई मान लो कोई और रिस्पोंडेंट आता है तो आपका मकान नंबर है, ठीक है, फ़ोन नंबर आप लेते हैं, तो ये चीज़ें जो डुप्लीकेसी सिस्टम में आप डेवलप्ड है कि जो डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। मकान नंबर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप मकान नंबर 20 है, आप 20 पे गए, आपने सर्वे किया, फॉर एग्जांपल घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने आया, उन्होंने चीज़ें बताई, आपने क्लोज कर दिया जी। आप फिर घूमते हुए फिर गलती से आप चले गए, फिर मान लो उनके बच्चे ने आया, वो भी दे रहा है, तो मकान नंबर तो वो सेम ही बताएगा। ठीक है, कि इस घर में 2 बार चला जाएगा कोई इन्यूमरेट, इसी वजह से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सर्पेंटाइन मेथड बताया जा रहा है। आप पूरा एरिया कवर करें, किसी को छोड़े नहीं। अगर आप हैफेजर्ड तरीके से जाएंगे, कभी यहाँ गए कभी वहाँ गए, तो इसकी पूरी संभावना है कि किसी घर में 2 बार आप जाएंगे, और इसकी भी बहुत संभावना है कुछ घरों को आप छोड़ देंगे। इसलिए इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि आप सभी घरों पर जाएं, किसी घर को छोड़े नहीं, आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का सर्पेंटाइन मेथड पे पढ़ने की बात बताई गई है। रही बात, सिस्टम इसको नहीं चेक कर पाएगा कि इस घर में आप दूसरी बार आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं। आपने डेटा सबमिट कर दिया, तब VLE के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि भाई ये फलाना आदमी का फ़ोन नंबर सेम है, फलाना आदमी भी सेम है, इसका इंटरप्राइज भी सेम है, तो फिर वो लेकिन तब वो हम उसे मानेंगे कि डेटा गलत आया है, बदमाशी हुई है, तब हम ये मानेंगे उसमें। बट सिस्टम ऐसा आपको नहीं रोकेगा उसको करने के लिए। माइक पास कर दीजिए पीछे, माइक पीछे पास कर दीजिए। कौन बोल रहा है? हाँ, शांत बोलो। सर मैंने पीछे भी क्वेश्चन किया था इस पे, तो मुझे इसमें ये पूछना है कि जैसे अभी वो उसका जो है रेसिडेंट पे उसका दूसरे लोकेशन पे शॉप है, तो फिर वो अगर उस लोकेशन पे जाएगा तो वो सेम मोबाइल नंबर वाली इशू हुई, फिर क्या होगा सर? हाउस होल्ड के जो किसका मोबाइल, आप हाउस होल्ड के हेड के का नंबर ले रहे हैं, हाँ जी, है ना, हाउस होल्ड के हेड का नंबर ले रहे हैं यहाँ पे, और जब आप शॉप पे जाएंगे तो शॉप के मालिक का नंबर लेंगे। ये हाउस होल्ड अगर मान लीजिए सर अदर ब्लॉक में है, सेम है तो फिर सेम, अगर वही सेम है तो सेम नंबर रहेगा, उस जगह पे जाएंगे वो सेम नंबर रहेगा। हाउस एक्सेप्ट करेगा या डिनाई करेगा? करेगा, accept अभी करेगा, सर ने accept पहले ही करेगा। बताया कि वो करेगा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं जेन्युइन केस है ये तो। हर एक के पास 2 मोबाइल, हर एक इंसान के पास एक मोबाइल थोड़ी, जेन्युइन केस है ये तो। सिस्टम तब देखता है जब देख रहा है कि रिपीटेडली आप एक डिफॉल्ट नंबर यूज कर रहे हैं, जानबूझ के आप नंबर नहीं लेना चाह रहे, दे रहे, तब वो सिस्टम इसको चेक करेगा। वो तो उस दुकान पे दूसरा सर्वे शुरू होगा ना, वहां पे कॉमर्शियल का सर्वे शुरू होगा, उस दुकान उस शॉप पे जाकर वो दूसरा सर्वे शुरू होगा। ये सर्वे तो खत्म हो गया यहाँ पे, यहाँ तो रेसिडेंशियल ही रहा। सेम मोबाइल अगर यूज कर रहा है सेम नंबर, तो वहाँ इसको बैरियर करेगा या कुछ? नहीं, नो, नो। आप जब वहां पे सर्वे करेंगे तो वो एक अलग सर्वे है, वो एक नया सर्वे है, एक अलग सर्वे है, उससे कोई और इन्यूमरेटर कर रहा होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप ही जाएंगे वहां पे। नेक्स्ट सर्वे में स्टार्ट करते हैं।
ये जो फील्ड्स हैं जैसे कि हमने रेजिडेंशियल में बताया था सेम रहेंगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे पिन कोड एंटर करेंगे, IV नंबर और UFS ब्लॉक आपका मैनुअल पड़ेगा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे डालेंगे हाउस नंबर, स्ट्रीट लेन। अल्फा न्यूमेरिक डाल सकते हैं तो बता दो, अल्फा न्यूमेरिक डाल के यहाँ पे डाल दो, यस। प्लॉट नंबर, नाउ वी कम टू पर्पस ऑफ EC हाउस। हमने पहले रेसिडेंशियल किया था, अब हम आते हैं सर रेजिडेंशियल कम कमर्शियल बेस में हम वो कर देते हैं। हाँ, अब जो पहला था डेट वाज प्योर रेसिडेंशियल, अब ये जो आपका है ये रेजिडेंशियल कम कमर्शियल का आप सर्वे करेंगे। मतलब कि इस घर में, इसमें जो हाउस होल्ड्स हैं उसके पास कुछ एक्टिविटी चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, घर के अंदर चल रही है, तो इसे हम आगे वहाँ पे लोग रहते भी हैं और वहाँ पे कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, डेट कम्स अंडर रेजिडेंशियल कम कमर्शियल। इकोनॉमिक सेंसस हाउस नंबर ऑटो जनरेट होता है, कंटिन्यू। सीरियल नंबर ऑफ द हाउस होल्ड आ गया आपका, नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, सेम जैसा कि आपने प्योर रेजिडेंशियल में किया था सेम चीज़ यहाँ भी करनी है। यहाँ पे जो हाउस होल्ड का हेड है उसका नेम आएगा, हाँ रेसिडेंशियल ही सिलेक्ट करेंगे, बट ये रेजिडेंशियल कम कमर्शियल में कैसे चेंज होगा अभी आने वाले अगले 2 स्टेप में आपको पता चलेगा। मोबाइल नंबर ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड और रिस्पोंडेंट, मैंने यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया मोबाइल नंबर, टोटल 6, मेल 4, फीमेल 2। नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेंबर्स परसुइंग एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी, उस घर में एक ही आदमी है जो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी कर रहा है और वो उसी घर में कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड बेस्ड एस्टेब्लिशमेंट, मतलब उस घर में कितनी एस्टेब्लिशमेंट चल रही हैं वो 1 होगी। हाँ पंकज सर नहीं, वो चेक करेंगे, हमें चेक क्या है ना कि कुछ वैलिडेशन चेक्स आप डेटा एंट्री में भी रखते हैं ताकि ध्यान रहे कि हाँ मेरे, शुरू में आप किसी से पूछोगे तो क्या पूछो, कितने लोग रहते हैं, ये शुरू में आप ये नहीं पूछो कितने मर्द रहते हैं कितने लेडीज रहती हैं, तो एक और दूसरा है कि चेक भी रहता है कि ऑटो फिल करना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। अगर हाँ, इसकी यही वजह है कि आप यूजुअली घर में जाते तो पूछते कितने लोग रहते हैं और फिर उसके बाद आप उसको मेल फीमेल में बाइफरकेट कर देते हैं। अगर पॉइंट ई में हमने नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेंबर्स परसुइंग एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी 1 डाला है तो डेट वुड बी सेम फॉर पॉइंट एफ, वो 2 नहीं हो सकता, वो 0 हो सकता है बट 2 नहीं हो सकता, क्योंकि हाउस होल्ड मेंबर्स परसुइंग एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी अगर वो 1 है, 0 वो तब होगा जब वो एंटरप्रेन्योर वो कहीं बाहर अपनी दुकान चला रहा है, उस केस में वो 0 हो सकता है, बट वो 2 नहीं हो सकता, वो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। हम 1 डाल के यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए प्लीज एंटर वैलिड फोन नंबर, बिकॉज मैंने स्टार्ट किया 2 से, तो 2 से फोन नंबर की सीरीज नहीं है, वी आर गोइंग 6 से लेके 9 तक की सीरीज है हमारी, तो आप 6 से लेके 9 तक का जो नंबर होगा वही वैलिड है, वही लेगा वो। कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब आपका ये आ गया पेंडिंग, आपने इस पे क्लिक किया, अब ये नया पेज खुला है। जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो, बैक करो। यहाँ पे हमने कंटिन्यू किया, क्योंकि सर ये हम रेजिडेंशियल कम कॉमर्शियल कर रहे हैं, तो जब हमने कॉमर्शियल में 1 डाला तो उसके बाद हमारा जो कॉमर्शियल का पेज है, जो हमारा एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी चल रही है उसका डिटेल पूछेगा। तो जब ये आपका टैब दिखा रहा है यहाँ पेंडिंग, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसे, जो ये ब्लू आप देख रहे हैं ना सर, उस पर कहीं भी आप, हाँ कहीं टैब पे आप क्लिक करेंगे तो ये उस एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी की डिटेल्स वाला जो पेज है रेजिडेंशियल कम कॉमर्शियल का, वो ओपन हो जाता है। हाउस होल्ड मैं बताता हूँ,
एक्चुअली हाँ, ये पेंडिंग का दो एडवांटेज है। एक तो कि मान लो कि हमें मालूम चला, हम घर गए, हमें मालूम चला कि यहाँ पर एक चलता है, लेकिन वो जवाब देने वाला नहीं है वहाँ पे, तो वो क्रिएट हो जाएगा, बाद में इन्यूमरेटर फिर से आकर के उसको फिल कर लेगा। तो और दूसरी बात ये कि इसके बाद जो हमारा इंफॉर्मेशन है, जो हम डेटा कलेक्ट, उसकी धाराएं बदल रही हैं। हाउस होल्ड में जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो अलग है, और जो हम कमर्शियल पे लेते हैं अलग है, इसलिए यहाँ से वो बाइफर्केशन होता है। हाउस होल्ड, अगर सिर्फ हम हाउस होल्ड, प्योर हाउस होल्ड चल रहे थे, अब यह है इस्टेब्लिश। तो अगर आपने देखा होगा यहाँ पे अगर मैंने जीरो ई में 0 डाला था और एफ पे जब 0 डाला था, तो यहाँ पे कंटिन्यू की जगह फिनिश आ गया था। तो जब आपने फिनिश पे क्लिक किया तो हाउस होल्ड मार्किंग नंबर जनरेट हुआ, कैमरा ओपन हुआ एंड सर्वे का डिटेल आता है, फिर उसे हम क्लोज कर देते हैं। बट जबकि हमने यहाँ पे डाला कि नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी इनसाइड द हाउस आपका 1 शो कर रहा है, देन फर्दर जो पेज है, जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी चल रही है, उसकी डिटेल पूछेगा। नाउ नाउ वी क्लिक ऑन कंटिन्यू, फिर उसके बाद मैं ये ब्लू टैब पे कहीं भी क्लिक करूंगा तो जब इस्टेब्लिशमेंट की डिटेल, अभी तक हम हाउस होल्ड की डिटेल ले रहे थे, अब उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की डिटेल का पेज खुलेगा। अब वहां पे जो इस्टेब्लिशमेंट है हम अब उसकी डिटेल लेंगे। सीरियल नंबर आपका ऑटो जनरेटेड है, ओनरशिप कोड रेजिडेंशियल, अब यहाँ पे ओनरशिप कोड आ जाएगा आपका प्रोप्राइटरी इंक्लूडिंग HUF, पार्टनरशिप, सोशल कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी दिखाई, यस। क्योंकि वो वन उसमें था तो इसीलिए इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आएगा। हाँ। जो फॉर्म, हाँ। तो अभी जैसे यहाँ पे पेंडिंग लिख रहा है, सो दिस इज पेंडिंग फॉर व्हाट? दिस इज पेंडिंग फॉर द डिटेल्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। बेसिकली सर 3 चीजें होती हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा आप कुछ ऐसा करें जिसमें आपको लगे कि इसके बाद एक एडिशनल स्टेप है। अभी मेरे को मैं एज अ लेमन कि यहाँ पर आपको देख के थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि पेंडिंग फॉर सुपरवाइजर अप्रूवल है या क्या चीज़ के लिए पेंडिंग है। मेरा ओके, इसको थोड़ा या तो शब्दों में चेंज कर सकते हैं, या फिर मैनुअल में हमें क्लियर लिखना पड़ेगा कि इस केस में अगर ऐसा है तो डेटा फिल करने का इंतजार कर रहे हैं। पेंडिंग, यस। यहाँ पर ये भी फंक्शनैलिटीज़ बहुत सारी हैं, जब आपको मैनुअल मिलेगा तो इसको अच्छे से समझ। अब जैसे एक मैंने पहले सोचा कि मेरे पास सिर्फ एक ही एंटरप्राइज है एक हाउस होल्ड के अंदर, तो उसके लिए तो एक ये खुल गया। अब अगर इसमें डेटा भर के दिखा, इसको क्लिक किया तो फिर आपका सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर आपका जो हाउस होल्ड का सीरियल नंबर रहेगा वही सीरियल नंबर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आता है रेजिडेंशियल ओनरशिप कोड। ओनरशिप कोड है। अब यहाँ पे जो आपका जो एंटरप्राइज चल रहा है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये उसका कोड पूछेगा। क्या वो प्रोप्राइटरशिप है, मतलब एक इंडिविजुअल उसका ओनर है, वो चला रहा है अपना, या कोई पार्टनरशिप में 2 या 3 या 5 लोग चला रहे हैं साथ में, सोसाइटी है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है। नेचर ऑफ द एक्टिविटी, मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका क्या है। तो जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया प्रोप्राइटर, टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पे आते हैं, विदाउट फिक्स स्ट्रक्चर आउटसाइड हाउस एंड इनसाइड हाउस। जैसा कि अभी लंच के पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी का कोई बाहर, किसी ने कोई समोसा बेच रहा है, तो उसका आएगा विदाउट फिक्स स्ट्रक्चर आउटसाइड हाउस। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कर रहा है बट वो घर के बाहर कर रहा है, विदाउट एनी फिक्स स्ट्रक्चर, तो उसका जो एड्रेस कैप्चर होगा वो उसके घर का कैप्चर होगा। पंकज सर, सिलेक्ट करो विदाउट फिक्स स्ट्रक्चर पे सिलेक्ट करते हैं। नेम ऑफ द ओनर, ऊपर जो ओनरशिप, टाइप ऑफ ओनरशिप होगा वहाँ। टाइप ऑफ हमने सिलेक्ट किया विदाउट फिक्स स्ट्रक्चर आउटसाइड हाउस। नेम ऑफ द ओनर, हाउस होल्ड मेंबर। मोबाइल नंबर ऑफ द ओनर,
जो ओनर है उसका मोबाइल नंबर। अब नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका नेचर क्या है? जैसे कोई भी इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी होती है तो वो हम पता करते हैं कि वो प्राइमरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विसेज है। तो ये एक 6 कैटेगराइजेशन बनाए गए हैं जिससे कि न्यूमरेटर को सुविधा हो समझ पाने में। सर वही जो चीज़ आपने पहले वाले ऑप्शन में कही कि जो प्रोप्राइटरशिप वाला था वहाँ प्रोप्राइटर है वो लिख क्या रहा है, वो हो जाए वो हो सकता है सर। ओके। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे ये वाला है। ओके सर, आप नोट कर लो। अब यहाँ पे नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हम ट्रेडिंग सेलेक्ट करते हैं। सर पंकज सर आप कुछ कहना? हाँ नहीं, चलो करो, सिलेक्ट करो। ये इंटरप्रेन्योर जो है किस चीज़ में लोग जुड़ा हुआ है, वो मैन्युफैक्चरिंग कुछ बना रहा है या ट्रेडिंग कर रहा है या फिर वो सर्विस कुछ दे रहा है, जितनी कैटेगरी। अब ये आगे के सर ये आउटसाइड हाउस का केस है या इनसाइड हाउस का केस? मैंने सिलेक्ट किया इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट फिक्स स्ट्रक्चर आउटसाइड हाउस। सर वहाँ आपने जो सिलेक्ट किया इसके पहले वाले पेज में, यहाँ पे टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में हम आते हैं। इसके पहले वाले पेज। हाँ बताइए उसमें क्या था? उसमें एस्टेब्लिशमेंट का सिलेक्ट किया था सर आपने? नहीं, वो रेसिडेंशियल सर पेज बता सकते हैं? इसके पहले नीचे वाला, सबसे नीचे वाला ये ना, एफ में। आप इसकी बात कर रहे हैं? हाँ एफ की। यस सर, इसकी ना। हाँ ये नंबर है। यहाँ पे पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड बेस्ड एस्टेब्लिशमेंट्स। एक मिनट रुक जाओ। ऐसा नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ दुकान होती है। घर के अंदर भी अगर कोई उद्यम चल रहा है तो उसे हम इस्टेब्लिशमेंट ही कहते हैं। अगर घर के अंदर हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो वो एक इस्टेब्लिशमेंट माना जाता है। जी सर। तो घर के अंदर में अगर इस्टेब्लिशमेंट है तो ऐसा नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ सर वहाँ पे सिलेक्ट हुआ है विद आउटसाइड, वो बाद में सिलेक्ट हो रहा है। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड बेस्ड एस्टेब्लिशमेंट। तो इसका मतलब ये इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा आप मुझे एक्सप्लेन करिए। मैं इसका मतलब ये समझ पा रहा हूँ, घर के अंदर कोई एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है। हाँ ठीक है। इसके बाद वाले पेज में। हाँ, अब अगर हम कंटिन्यू पे आते हैं, यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे इसके बाद वाला, यहाँ पे टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट विदाउट फिक्स्ड स्ट्रक्चर, विदाउट फिक्स्ड स्ट्रक्चर आउटसाइड हाउस। हाँ, जो इस टाइप की एक्टिविटीज होती हैं उनका जो एस्टेब्लिशमेंट बेस होता है वो उसका घर होता है। आप अगर कोई बाहर समोसा बेच रहा है या फल बेच रहा है या सब्जी बेच रहा है तो उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। फिक्स स्ट्रक्चर का डेफिनेशन जो पहले सर ने एक्सप्लेन किया था वो है कि विद 4 वॉल्स एंड अ रूफ। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सर? देयर इज अ नो कॉन्फ्लिक्ट। सर सुनो पहले आप बताओ क्या कॉन्फ्लिक्ट, बताइए। सर वो वहाँ बता रहे हैं कि इनसाइड हाउस का केस है इसके पहले वाली पेज में लास्ट में, और यहाँ बता रहे हैं कि आउटसाइड हाउस है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आउटसाइड हाउस मतलब वो वैसे इस्टेब्लिशमेंट जो कि हॉकर्स हैं, जो कि सड़क पे उनका कोई एक दुकान नहीं, एक फिक्स जगह नहीं है। जैसा सुबह में बता रहे थे कि आपका अगर सड़क पे आप घूम रहे हो, हॉकर हो, आपका कोई फिक्स नहीं है दुकान, तो आपका डेटा कहाँ से लेंगे? मकान या दुकान दो ही जगह से लेना है, तो उनका डेटा आप मकान में से लेंगे। मकान में आप उसको हाउस होल्ड मानते हैं। हाँ सर, वो अलग हो रहा, दोनों चीज़ अलग हो रही। सर पहले वाला, सर इसके पहले वाला पेज बताइए। सर थोड़ा गड़बड़ है। सॉरी, ट्यूशन पढ़ा रहा है तो उसका बेस नहीं है ना। नहीं, जैसे ट्यूशन पढ़ा रहा है तो उसका तो है नहीं ना स्ट्रक्चर। सर मैं नहीं, ट्यूशन पढ़ा रहा है तो उसका स्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता है, तो घर में ही पढ़ा रहा है। एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। कितने लोगों को इनका
कोई आप में से कोई जवाब देना चाहेगा इनके प्रश्न का? आप जवाब दीजिए। मैं सर ने मॉर्निंग में बताया था ना कि अगर आप ये फिक्स्ड नहीं है, आपका शॉप फिक्स्ड नहीं है, आप सब्जी बेच रहे हो, बाहर घूम रहे हो और फिर आपका घर पे आना है तो आपको उसको रेसिडेंशियल लेना है। रेसिडेंशियल उन्होंने बताया था मॉर्निंग में, तो ये वही चीज़ है, नॉट फिक्स्ड, वहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा हाँ, यानी कि उसका बाहर में कहीं फिक्स्ड नहीं है, वो देखो। मतलब अगर वो घर में सब्जी बेच रहा है तो वो घर के अंदर से किसी कमरे से बेच रहा है ना, घर के अच्छा, बाहर तो एक सेकंड कमलेश, जब आप इस कमरे के अंदर घुसे, राइट, जब कमरे के अंदर घुसे मतलब कि अब आपने नया रजिस्ट्रेशन शुरू किया, नया सर्वे करना शुरू किया। अब जब आप इस कमरे के अंदर घुसते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है, ठीक है? तो आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि एक रास्ते से जब घुसे तो इसके अंदर दो चीज हो सकती थी, ये रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है, ठीक है? आपने जब ये डिसाइड किया कि ये रेसिडेंशियल है, ठीक है, बात करने के बाद जब पता लगा कि ये रेसिडेंशियल है, तब आपने ये दो चीज आइडेंटिफाई करी, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपने बोला नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेंबर्स परस्यूइंग एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी। मतलब इन 6 लोगों में से अगर रवि और मैं और बाकी लोग मिलके 6 लोग बनते हैं, रवि ही एंटरप्रेन्योर हैं, राइट? तो वो 6 लोगों में से कौन है, एक आइडेंटिफाई हुआ कि रवि आइडेंटिफाइड है कि रवि एंटरप्रेन्योर है। उसके बाद बोला टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड बेस्ड एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि रवि ही इस एक्टिविटी को इस घर के अंदर करते हैं तो वो एक रवि ही होंगे जो कि इसको आगे लेके जा रहे हैं। अब ये डिसाइड हो गया कि ये रेसिडेंशियल है, एक आदमी है 6 लोगों में से जो ये काम करता है, और एक आदमी में ये जो एस्टैब्लिशमेंट की जो आखिरी वाला पार्ट है टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड बेस्ड एस्टैब्लिशमेंट, वो एक इन्हीं का ही रहेगा। तो जब हम आगे जाएंगे, अब आगे जाएंगे मतलब इस रेसिडेंस में क्या ये अंदर कर रहे हैं या घर के बाहर कर रहे हैं, मतलब घर से लगा हुआ जो बाहर वाला एरिया है क्या ये वहां कर रहे हैं या घर के अंदर कर रहे हैं, ये वो वाली स्क्रीन पे जा रहे हैं। करेक्ट, समझ गया? थैंक यू सर। उसमें एक वर्ड है बेस्ड, जो उसका बेस है वो उसका घर माना जाएगा। हो गया ना, क्लियर हो गया ना सुनील? टाइप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हम सिलेक्ट करते हैं विदाउट फिक्स स्ट्रक्चर आउटसाइड हाउस। प्लीज थोड़ा ध्यान दे लीजिए। टाइप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हम सिलेक्ट करते हैं विदाउट फिक्स स्ट्रक्चर आउटसाइड हाउस। नेम ऑफ द ओनर, मोबाइल नंबर, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने सिलेक्ट किया ट्रेडिंग। आगे के जो 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन, डिवीजन और ग्रुप, ये आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी जो नेचर है उससे रिलेटेड होंगे। आप में से कितने लोग नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, NIC का नाम आपने सुना है? नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन बहुत कम लोगों ने सुना है, कोई बात नहीं। ये एक कोडिंग सिस्टम है जिसमें हम जितनी गतिविधि इकोनॉमिक्स में हो सकती है, कितनी भी गतिविधियां उसको हमने लिख रखा है। जैसे पिन कोड आपने देखा होगा, कोडिंग सिस्टम होती है जैसे, तो नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन NIC वो सारी गतिविधियों को, जितनी भी गतिविधियां किसी भी देश में किसी भी जगह हो सकती हैं उनका लिस्ट होता है। वो शुरू होता है प्राइमरी से, मतलब जो खेती, कल्टीवेशन, फिश, माइनिंग, वहाँ से शुरू होता है जो कि बिल्कुल नेचर से जुड़ा हुआ है। फिर नेचर से थोड़ा आप आगे आते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग, जब नेचुरल प्रोडक्ट में आप कुछ बदलाव करते हैं तो उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। उसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। उसके अलावा आप कई दफ़ा सर्विस ट्रेडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सामान लिया और उसी सामान को बेच दिया विदाउट कुछ बदलाव किए, उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। सर्विसेज कहते हैं जिसमें कि हमने कुछ चीज़ें दी लेकिन वो इनटैंजिबल है, वो दिख नहीं रही है, वो इनटैंजिबल है। तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इस यूनिवर्स की दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू अ गिवन वे। उसी कैटेगराइजेशन को यहाँ पर दिखाते हैं, प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग, देन ट्रेडिंग, देन इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर कनेक्शन, सर्विसेज। ये 6 मुख्य धाराओं में बांटा गया है। इसलिए बांटा गया है कि इन्यूमरेटर्स को सुविधा हो, देख के समझ जाए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वहाँ पे कुछ मशीन लगी होगी, कुछ आपको बिजली का कनेक्शन वैसा होगा, कुछ निकल रही होगी। ट्रेडिंग होगी तो आपको लगा अच्छा दुकान है, यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं होता, आपको ट्रेडिंग होगी। तो बेसिकली ये इन्यूमरेटर को
समझने के लिए कि इस जगह पर क्या हो रहा है, उसको मदद करने के लिए उसको एक रास्ता दिखाया जा रहा है। सबसे पहले बड़ा देखो, उस बड़े के अंदर, फिर उसके अंदर और थोड़ा अंदर आओ, फिर और थोड़ा अंदर आओ, ताकि तुम सही इकोनॉमिक एक्टिविटी का कोड दे पाओ। इसको मदद करने के लिए ये 3 हायरार्की बनाई गई है। सबसे ऊपर अगर आप सिलेक्ट करोगे मैन्युफैक्चरिंग चाहे ट्रेडिंग, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करो, रवि मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करो। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट किया तो मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत कुछ हो सकती है, चमड़ा बनाना, टेक्सटाइल बनाना, लेदर बनाना, से बड़े बड़े इक्विपमेंट बनाना, डिवाइस बनाना, हवाई जहाज बनाना, एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चरिंग। तो आप मैन्युफैक्चरिंग जब आप सिलेक्ट करोगे तो आप देखो कि सबसे ऊपर में जो मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, ब्रेड बनाना, बिस्किट बनाना, उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ बिवरेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, धीरे धीरे हम नीचे आते जाएं और नीचे लाओ उसको, मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स में। सो जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, तो आप दुकान में गए हो, आपको दिख रहा है अच्छा यहाँ पर तो लगता है रबर का काम बना रहे हैं, रबर से कुछ बना रहे हैं, तो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे मैन्युफैक्चर रबर प्रोडक्ट करो, रबर एंड रबर प्रोडक्ट्स, ठीक नीचे 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 और नीचे, यस यस, रबर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ रबर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। हाँ ठीक है, अब रबर, अब आपने देख लिया रबर है, इसके फिर नीचे जाओ, अब वेदर इट इज रबर बन रहा है या प्लास्टिक बन रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो इन्यूमरेटर है उसे एक रास्ता मिल रहा है, उसको सीधे कोड नहीं देना है कि वो मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट, मान लो वहाँ पे प्लास्टिक का कुछ बन रहा था, उसे एक रास्ता मिला समझने में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके लिए बहुत आसान भी कर दिया गया है। तो आप इन्यूमरेटर को समझाएं कि ऊपर से देखने में बड़ा जटिल लगेगा ये कि ये क्या कोडिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बहुत आसान है। आप दुकान में जाएंगे, आप देखेंगे अच्छा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये तो देख के ही समझ जाता है, अच्छा यहाँ ट्रेडिंग हो रही है, अच्छा यहाँ पर सर्विसेज कुछ हो रहा होगा, अच्छा यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये आप जब देख लेंगे तो सबसे बड़ी धारा देखेंगे, उसके बाद फिर नीचे की धाराओं में जाएंगे। अब जैसे ये जो एक्टिविटी जो छह मुख्य धाराएं बताई थी, प्राइमरी बताया, दिखाओ जरा सा। हाँ, प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज, ये हमारे मैनुअल का पार्ट होंगे, आप भी देखेंगे, लेकिन एक कॉमन सेंस से भी हम समझ सकते हैं। प्राइमरी हम उसे कहते हैं जो हमें नेचर देता है, समथिंग विच कम्स आउट द नेचर, तो उनसे हम प्राइमरी मानते हैं। तो प्राइमरी में क्या होगा, यूजुअली एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, उसके अलावा फिशरी जो हम फिश से निकालते हैं या माइनिंग जो करते हैं, तो ये प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें हम रॉ मटेरियल नेचर ही हमें देती है और वो नेचर के उस फॉर्म को ही हम यूज़ करते हैं। जब उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं, तब हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग, अब मैन्युफैक्चरिंग क्लिक करो। उसके बाद जब मैन्युफैक्चरिंग के बाद कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपने बिल्डिंग बनाया, फायर, जैसे यूटिलिटी सर्विसेज हम कह सकते हैं, जिस सर्विस भी है, मानो जैसे बिजली बनी और यूज़ होने चली गई, तो यूज़ वाला पार्ट तो सर्विस वाला पार्ट है, लेकिन बनने वाला जो पार्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत क्लियरली हम डिफाइन कर दें प्राइमरी, सेकेंडरी, मैन्युफैक्चरिंग। सो हमने इसको इस तरीके से किया है ताकि आपको समझने में भी सुविधा हो। तो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ लेकिन सर्विसेज जैसा लगता है। जब हम कंज्यूम करते हैं वो सर्विस लगता है हमें, लेकिन जब वो मैन्युफैक्चर हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग है, तो हाइब्रिड केस हो गया। उसके नीचे फिर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के नीचे उसको, हाँ, उपकरण। देन कंस्ट्रक्शन को हम ऐसा मानते हैं कि इसमें एक्चुअली इट इज़ नॉट, इसमें कोई सामान नहीं बन रहा है। अगर आप कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनता है तो क्या होती है, आपको जो ब्रिक्स हैं, मटेरियल आप उसे जोड़ते हैं, देयर इज एज सच नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एन आइटम, यू सिंपली क्लब इट। तो मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। इसके बहुत तकनीकी वजहें हैं कि हम उसको कंस्ट्रक्शन को हम क्यों नहीं इधर ट्रीट करते हैं या सर्विसेज ट्रीट करते हैं, बट इसलिए कंस्ट्रक्शन है। ट्रेडिंग आप समझ सकते हैं, ट्रेडिंग, होलसेल ट्रेडिंग, रिटेल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मुख्य ये होता है कि उसमें सामान में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसा मैंने लिया है, अगर मैंने टीवी खरीदी है तो टीवी मेरे पास, जब मेरे पास, मैं मान लो ट्रेडर हूँ, मैं एक व्यवसायी हूँ, चाहे होलसेलर चाहे रिटेलर, कुछ भी, अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मेरी जो टीवी ही मिली थी मैं आपको टीवी ही दे रहा हूँ, उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ यह है कि मैं उसको अपने हैंडलिंग का चार्जेस, गोडाउन में रखने का चार्जेस से मैं मुनाफा कमा रहा हूँ। तो ट्रेडिंग इसे कहते हैं। देयर इज नो चेंज, नो ट्रांसफॉर्मेशन इन द आइटम विच इज कमिंग टू यू एंड विच इज गोइंग आउट ऑफ यू। अब इसमें ट्रेडर की दो कैटेगरी होती है, इसमें हम लोगों ने लिखा है, एक होलसेल ट्रेडर होता है और एक रिटेल ट्रेडर होता है। और देखिए, बहुत मैं फाइन डिफरेंसेस में नहीं जाऊंगा बिकॉज टेक्निकल, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग में भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम ट्रेडिंग मानते हैं, बल्कि ट्रेडिंग से थोड़ी अलग होती हैं, बट मुख्य रूप से ट्रेडिंग ये होती है। फिर सर्विसेज में ये होता है कि सर्विसेज में इंटेंजिबल हम देते हैं, मैंने कोई दिखती नहीं है। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको मेडिकल सर्विसेज देता है, वो बताता है आप ऐसे ऐसे करो, तो आपने उसको पैसा दिया, उसने आपको सर्विस दी,
तो ये सर्विसेज हम कहते हैं, दिस आर इंटैंजिबल। अगर आप इसको डिटेल देखेंगे एनआईसी कोड जो मैनुअल होगा वो सब पे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा हम सर्विसेज में किसको रखते हैं, किसको हम मैन्युफैक्चरिंग में रखते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस से भी समझ में आ जाएगा। रवि थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पे रहो, ये सेक्शन जो है ना लोगों को देखने दो अभी कि जैसे ट्रेडिंग सेलेक्ट किया, ट्रेडिंग सेलेक्ट किया। अब ट्रेडिंग की दो मुख्य धाराएं हैं, एक या तो होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स, हमने क्लब कर दिया है सबको। ठीक ठीक, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, उसका डिवीजन आता है। अब यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं। पहला है होलसेल एंड रिटेल ट्रेड एंड रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स, होलसेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स, रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स। इन 3 चीजों में से हम कोई एक सिलेक्ट करेंगे। जैसा मैंने बताया कि ट्रेड एक ऐसी चीज है जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई भी बहुत है। जैसे आप मोटरसाइकिल, इसमें मोटर व्हीकल्स को ट्रेडिंग का पार्ट मान भी सकते हैं क्योंकि वहां कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे हम मोटरसाइकिल सर्विसिंग कराने जाते हैं या कुछ करते हैं तो उसको, इसलिए ट्रेड में थोड़ा सा ये मोटर व्हीकल को बाउंड्री केस है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन एक बाउंड्री केस है, उसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में ये एक बाउंड्री केसेस होते हैं। बट एनीवे ये समझने की चीज़ है, हम इसको मान के चलेंगे कि अगर वो मोटरसाइकिल या मोटर व्हीकल के रिपेयर कुछ कर रहा है तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स या रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स। नेक्स्ट आता है ग्रुप। ये आपके ग्रुप्स हैं जो कि रिटेल ट्रेड में आते हैं। रिटेल सेल इन नॉन स्पेशलाइज्ड स्टोर, रिटेल सेल ऑफ फूड। अब ये यूजुअल जो रिटेल है, जैसे हम जो आम तौर पे समझते हैं रिटेल, तो ये रिटेल जैसे कि किसी खास किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, बिवरेजेस का है, जैसे कोई चाय तंबाकू की दुकान है तो वो रिटेलर है, वो इसकी ट्रेडिंग कर रहा है। वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल के पार्ट की ट्रेडिंग कर रहा है, वो इक्विपमेंट, डिफेंस इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट। सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ। सिलेक्ट किया यहाँ पे रिटेल सेल इन नॉन स्पेशलाइज्ड। एज, एज ऑफ द ओनर, ये सीक्वेंस, हाँ सीक्वेंस ऊपर रहना चाहिए उसको। वो सब चेंज हो गया था उसमें। यहाँ पे हम जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। सोशल, सिलेक्ट सोशल ग्रुप, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। सोशल ग्रुप जो होते हैं इसमें हमें जो वो बताएगा वो मान लेना है, ऐसा नहीं है कि हमें उसके सबूत लेने हैं। वो जो बताएगा, सेंसस का एक बेसिक कायदा होता है, चाहे वो पॉपुलेशन सेंसस हो चाहे वो इकोनॉमिक सेंसस हो, कि आप जो इन्फॉर्मेंट जो कहता है उसे हम मानते हैं। हम बेशक एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि हमें लगे कि इन्फॉर्मेशन हम सही कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उससे जिरह नहीं करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं मांगते हैं। अगर वो हमें बता रहा है कि उसका पैन नंबर ये है तो यूजुअली हम मान लेते हैं उसका पैन नंबर ये है, क्योंकि सेंसस इतनी बड़ी गतिविधि होती है कि अगर आप एक घर में बैठकर जिरह करने लगेंगे कि आपकी उम्र, आप तो 32 बता रहे हो, आप तो 50 के दिख रहे हो, तो ये साबित नहीं हो पाएगा। सेंसस का एक बेसिक कायदा है, वॉट एवर इन्फॉर्मेंट गिव्स यू, यू शुड टेक इट, चाहे वो पॉपुलेशन सेंसस हो या फिर इकोनॉमिक सेंसस हो, कोई भी हो। तो यहां पर वो इंफॉर्मेशन वो जो बताएगा उसे हम कैप्चर कर लेंगे। आफ्टर सोशल ग्रुप हम आते हैं रिलीजन पे। हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म। नेचर ऑफ ऑपरेशन, पेरेनियल, सीजनल एंड कैजुअल। ये इन चीज़ों को हमने डिस्कस नहीं किया है, शेड्यूल का पार्ट है वो। लेकिन जैसे कि कोई बिजनेस होता है, आपको पता है किसी घर में दुकान, वो सालों भर कुछ चल सकती है कोई दुकान, कुछ दुकान ऐसी होती है जो कि सीजन में ही चलती है, कुछ एक्टिविटी सीजन में ही होती है। घर में पापड़ या फिर वुलन वर्क जो है वो किसी सीजन में ही होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर कैप्चर की जानी है। और वो अगर वो चल रहा है, सीजनल एक्टिविटी है तो सीजनल होगा। हमने पेरेनियल सिलेक्ट किया। पेरेनियल मतलब जो हमेशा चलता रहता है, सालों साल चल रहा है जो। उसके बाद हम करते हैं कंटिन्यू। उसके बाद नेक्स्ट पेज आता है वेदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इस पे या तो डिस्कशन अभी हम लोग करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट इसके बाद करेंगे। तो आपको मुख्य बात है, अभी मैं इसको बताने लगूंगा तो पूरा जो हमें दिखाना है, जो सेकंड लेयर सुपर वो नहीं दिखा पाएंगे। ये सारी चीजें जो है, इसका डेफिनेशन, ये क्या मतलब है, क्या मीन करती हैं, इसके यूट्यूब वीडियोस बनाए गए हैं, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, तो ये आपको जानकारी हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से हम क्या मीन करते हैं। कितने लोगों ने देखा है मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के ऊपर जो एक वीडियो बना हुआ है? किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है?
किसी ने नहीं देखा है? अच्छा, एनीवे इसके वीडियोस बने हुए हैं हर एक चीज़ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, एनआईसी कोड, कंस्ट्रक्शन, जो भी मैंने आपको बोला, इन सब के वीडियोस बने हुए हैं। और वो वीडियोस जो हैं वो इनोवेटर के लिए, सुपरवाइजर के लिए, डीएम के लिए अवेलेबल हैं। दे विल सी इट एंड देन दे विल ऑल्सो टॉक टू देयर पीपल। सबका अलग अलग एनुमरेशन होगा सर। हाँ सर, हाँ मतलब जैसे आपने एक रेजिडेंशियल कम कॉमर्शियल का आपने क्लोज किया, फिर उसके बाद जो दूसरा एक्टिविटी उसका आप शुरू। नहीं, उसमें ये दो देखना है कि वो मालिक हाँ होगा, ओपन ऑटो होगा। आप बताएंगे अगर आइडेंटिफाई हो जाएगी 3 एक्टिविटी इंटरप्रेन्योरियल चल रही है तो 3 खुल जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, मान लीजिए एक करेस्पॉन्डेंट नहीं है वहाँ पे, 2 का तो इसने बता तो दिया कि हाँ 3 एक्टिविटी चल रही हैं, 3 आपने लिख लिया, 3 के फॉर्म खुल गया, पेंडिंग दिखा दिया। अब लेकिन 2 ही के रेस्पॉन्डेंट है, एक का रेस्पॉन्डेंट बाहर गया हुआ है, वो पेंडिंग रहेगा। हाँ, पेंडिंग रहेगा तो आगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो पेंडिंग दिखेगा उसको। तो इन्यूमरेटर को पता है कि यहाँ पर उसे वापस घर पे जाना है और ये बाकायदा तीसरा वाला फिल करना है। एन्यूमरेटर के डैशबोर्ड पे फोन पे शो करेगा। मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस, दिस विल बी डिस्कस लेटर इन द शेड्यूल्स। जो आपके मेजर सोर्स है फाइनेंस के, हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सेल्फ फाइनेंस। अब यहाँ पे है नंबर ऑफ पर्सन्स इंगेज्ड, हायर्ड वर्कर एज ऑन 16/5/2019। यहाँ पे 3 कैटेगरी है, हायर्ड, नॉन हायर्ड और कॉन्ट्रेक्चुअल। नहीं ठीक है, आगे बढ़ो। ये तो डिफिनेशंस के हैं, इसमें सिर्फ हमें तो अभी हम समझाना चाह रहे हैं कि हम इंफॉर्मेशन में मैं बता देता हूँ। हायर्ड वर्कर मतलब तुम आगे बढ़ो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है सर। एक बात ये ध्यान रखना है कि ये हम जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वर्कर का, वो हम जिस दिन सर्वे करने जा रहे हैं उसके 1 दिन पहले का लेते हैं। यूजुअली कितने लोग हैं आपके यहाँ, मुझसे ये नहीं पूछें कितने तारीख को, 4 महीना पहले, 2 महीना पहले नहीं, यूजुअली कितने लोग आते हैं आपके यहाँ, इस चीज़ को लेते हैं। वो आपको इंस्ट्रक्शन हम लोग पास ऑन करेंगे, ट्रेनिंग का पार्ट होगा। अभी मुख्य रूप से इस सेशन का ऑब्जेक्टिव है एक फैमिलियरिटी हो जाए डेटा कलेक्शन ऐप से, मुख्य मकसद वो है। बाकी डिटेलिंग जो है उसके अलग अलग चैनल से अलग अलग तरीके से हम लोग उसको बता रहे हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, 1 लाख से 10 लाख। एनुअल टर्नओवर 1 लाख रुपए हम मान लेते हैं, फिर हम करते हैं कंटिन्यू। अब यहाँ पे जो चीज पेंडिंग शो कर रही थी, यहाँ पे आप देख रहे हैं वो कंप्लीटेड है। अब यहाँ पे सर जो आपका क्वेश्चन था ऐड न्यू, आप ऊपर अगर टैब देख रहे हैं वहां से आप ऐड कर सकते हैं। अब अगर मान लिया कि एक इनोवेटर ने घर में ये तो कर लिया, लेकिन उसी दौरान उसे करने के दौरान मालूम चला कि एक और इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज घर में चल रही है, तो वो यहाँ पर उसके पास एक ऑप्शन होगा कि उसी घर के अंदर, उसी हाउस होल्ड के अंदर एक नया इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी इस जगह पर ऐड कर सकता है। क्योंकि कई दफ़ा आप घर के अंदर घुसते ही नहीं जान पाएंगे कि वहाँ 3 इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है कि 2 इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है। तो ये ऑप्शन ऐप में बना हुआ है सो दैट कि इनोवेटर कैन फीड इन द इंफॉर्मेशन। अब उसने नया किया तो सारा नंबर आ गया, लेकिन अगर आप देखें तो आखिर में _02 आ गया। 02 आ गया। ये दूसरा इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है, तो 02 दिख रहा है इसमें। एक और अगर हो जाएगा तो 03 हो जाएगा। सर इसमें सर एक क्वेश्चन था मेरा। सर जो पीछे वाला डेटा है, जो हाउस होल्ड की डिटेल होगी ना, जो प्योर रेजिडेंशियल का डिटेल, वो ऑटो फिल्ड हो जाएगा पहले वाले में जो हमने भरा होगा। अब सिर्फ इसमें वही जो बाकी उसके जो डिटेल्स हैं का चेंज हो जाएगा सर। सर इसमें जो जैसे अब एक तो हो गया, दूसरा फिल कर रहा है, तो क्या उसको 2 का पेमेंट होगा या 1 का ही पेमेंट होगा? जो भी हमारा वीएलई करेगा सर्वे या इनोवेटर करेगा, फिर जो भी काम कर रहा है उसको 1 का ही पेमेंट होगा। 1 का ही होगा। हाउस होल्ड देखिए, जो पेमेंट का जो स्ट्रक्चर हो तो मेरा दायरा नहीं हो, तो सीएससी बताएगी, सीएससी के लोग बताएंगे। बट आपने पूछ लिया तो मैं चूंकि बाकी जवाब दे रहा हूँ ये भी देता हूँ। हाउस होल्ड पे अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो उसका एक अलग पेमेंट है। हाउस होल्ड पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है तो उसका एक अलग पेमेंट है। और अगर वो कमर्शियल है, हाउस होल्ड नहीं, अगर दुकान पे है तो उसका एक अलग। तो यही 3 स्लैब्स हैं, तो उस नियम अनुसार उसका एक ही पेमेंट। डिलीट का ऑप्शन आएगा। डिलीट का ऑप्शन आएगा। राइट नाउ अभी आपको इस पे शो नहीं कर रहा है बिकॉज अभी इट इज नॉट इनेबल्ड। वो आएगा, पर जो अगर गलती से अगर आपने ऐड, जैसे अगर मुझे अभी यहाँ पे डिलीट करना है तो आई एम नॉट एबल टू डिलीट, तो वो ऑप्शंस आएंगे। तो क्या अभी किया तुमने? सर वो मैंने इसको बैक किया था। अच्छा, इसलिए अब क्या कर रहे हो? तो ये वाला तो क्लोज हो गया, इसके बाद ये डिटेल्स
क्या कमर्शियल पे दिखा दो ना, कमर्शियल पे चले जाओ, एक सीधे गो इसको टू सबमिट कर दो। सबमिट करना है। हाँ, करो सबमिट। कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब कॉमर्शियल पे आ जाते हैं। अब एक जो थर्ड कैटेगरी है, जिस पहले तो आपने देखा हाउस होल्ड जहाँ पे कोई इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी नहीं चल रही है, वो आपने देख लिया। एक हाउस होल्ड पे जहाँ पर कि एक इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी चल रही है, वो आपने देख लिया। अब हम सीधे जाते हैं वैसे दुकान पे, जो सीधा दुकान है, वो वहाँ पे कोई रेसिडेंस नहीं है, वो दुकान है, तो उससे हम कमर्शियल को ट्रीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ कोई पूछ रहा था, अच्छा वो सबमिट नहीं किया ना, मैंने उसको सबमिट नहीं किया। उन्होंने एक्चुअली अभी जो सर्वे था उसको सबमिट नहीं किया। सबमिट करते हैं, सबमिट के पहले, उसके पहले आपको उसका प्रीव्यू दिखता है कि ये डेटा कलेक्ट हुआ इस घर में, ये इंटरप्रेन्योर बताया, इसने ट्रेडिंग बताई, ट्रेडिंग में ये काम कर रहा था, इतने लोग उसने बताए, इतना उसने टर्नओवर बताया, इतना उसने वर्कर्स बताया, तो वो दिखता है। उसके बाद जो कंफर्म करता है तभी जाके डेटा सबमिट होता है। तो चूंकि वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया इसलिए नहीं दिखा। हिंदी में इसके, हाँ हिंदी में करेंगे इसका, लेबल्स उसके हिंदी पे आएंगे। यस, हिंदी में आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉमर्शियल्स। ये डिटेल्स आपकी सेम रहेंगी जैसे हमने रेजिडेंशियल या रेजिडेंशियल कम कॉमर्शियल में फिलअप किया। क्लिक ऑन कंटिन्यू। हाउस नंबर, प्लॉट नंबर आप डालेंगे। पर्पस ऑफ ईसी हाउस, अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं कॉमर्शियल्स। ये प्योर कॉमर्शियल्स है जहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है, कोई भी रहता नहीं है। अब यहाँ देखिए इसका जो नंबर है अर्बन सी हो गया है, सी मतलब कमर्शियल का है, और नंबर तो एक सिस्टम से आ रहा है वहाँ पे। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे रेजिडेंशियल या रेजिडेंशियल कम कॉमर्शियल, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है। सबसे ऊपर देखिए लिखा है एस्टैब्लिशमेंट विद फिक्स स्ट्रक्चर, यही डिफरेंशिएटर है, जो कि इसके अलावा जो है वो हाउस होल्ड पे कैप्चर होते हैं, और ये जो है वो यहाँ पर कैप्चर होंगे। इसकी फील्ड थोड़ी सी अलग होती है। हम ये मानते हैं कि बड़े उद्यम होते हैं, इसमें बड़ी दुकानें हो सकती हैं, ये बड़ी फैक्ट्री भी हो सकती है, तो इसलिए इसके फील्ड थोड़े से ज़्यादा होते हैं। हाउस होल्ड पे जो हम कैप्चर करते हैं, हम मानते हैं कि वो छोटी लोग होते हैं, छोटे मझोले लोग होते हैं, उनके पास शायद वो एक्सपोर्ट ना करते हों, तो हम उस थोड़ी फील्ड्स अलग रखते हैं। इसी वजह से दो धाराएं अलग बनाई गई हैं। लेकिन ये कमर्शियल है, तो कमर्शियल की धाराएं, इसमें डिटेल्स जो है थोड़े ज़्यादा हैं। पैन नंबर भी हम ले रहे हैं इसमें। आगे बढ़िए। नेम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑब्लिक ओनर, इसमें दुकान का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे उसका एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर ऑफ द मैनेजर या ओनर, ईमेल, या तो एस्टैब्लिशमेंट का ईमेल होगा, या तो अगर मैनेजर का या वहाँ के ओनर का आप ईमेल आईडी होगा। इन द केस कई जगह आपको ऐसा हुआ कि जो आपको ईमेल नहीं मिलेगा, लोग नहीं यूज़ करते, तो उसमें आपको एक डिफ़ॉल्ट ईमेल आईडी होगी जो आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी कम टू नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेम थिंग है, जैसा पहले था वैसे सिलेक्ट करो। यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल मान लीजिए ट्रेडिंग सिलेक्ट किया। ट्रेडिंग में सेक्शन आते हैं, डिवीजन, होलसेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स। ग्रुप में आ गए, होलसेल ऑन फ्री। चलो कोई एक साइड आगे करो। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कॉमर्शियल आ गया, ओनरशिप कोड। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि रेजिडेंशियल या रेजिडेंशियल कम कॉमर्शियल में हमारे पास 4 फील्ड्स थी, बट यहाँ पे फील्ड्स बढ़ गई हैं कॉमर्शियल। ये जो ये दुकान का मालिक का क्या है, जैसे वो क्या वो कंपनी है। अगर आप किसी शॉप पे गए, उसका मालिक हु इज़ द ओनर। ओनर कुड बी अ प्रोप्राइटर पर्सन भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, एक सोसाइटी भी हो सकती है, सोसाइटी की ऑफिस होगी वो, सोसाइटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर ओनरशिप कोड है, ये डिफाइंड है। अगेन मैंने जैसा पहले बताया कि इसके एवरी डिटेल विल बी प्रोवाइडेड। तो इसमें कोई भी एक आप सेलेक्ट कर लो, उसको प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर मान लो, सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट ऑप्शन इज मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस। मैं इसमें हम ले लेते हैं कि
लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सोसाइटीज। ये फील्ड्स हैं जो कि कलेक्ट होनी है डेटा, ये आपको पूछना है उससे कि आपका जो सबसे ज़्यादा लोन आपने कहाँ से लिया है। कई दफ़ा फ्रेंड से लेते हैं तो लिख देंगे फ्रेंड से लिया है, बैंक से लेंगे तो इसकी फील्ड्स बनी हुई, अगेन इसका डिटेलिंग की जाएगी। फिर नंबर ऑफ पर्सन्स इंगेज्ड, ये सेम है आपका रेजिडेंशियल कम कॉमर्शियल में जो डिटेल हमने पूछी थी, सेम थिंग है ये। Whether uses IT for business operation, yes or no? No. Whether manufacturing services? No. Whether exporting unit? No. अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 से 25 लाख रुपए हम लेते हैं। ये आपको उनसे पूछना है कितने इन्वेस्टमेंट है। एनुअल टर्नओवर 1 से 5 लाख। पैन नंबर ऑफ द ओनर, यहाँ पे पैन नंबर हमें फिलअप करना होगा। अगर पैन नंबर ओनर या कंपनी अगर होगी तो कंपनी का होगा तो कंपनी का पैन नंबर होगा, प्रोप्राइटरशिप है तो वहां के ओनर का नंबर होगा। अगर पैन नंबर देते हैं तो ठीक, अदरवाइज आपको एक डिफॉल्ट पैन नंबर मिलेगा। जी यहाँ पे पैन नंबर डाला हमने, कंटिन्यू। नेक्स्ट जो पेज आता है वो है रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। ये एक नई फील्ड है जो कि हाउस होल्ड पे हम नहीं लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि जो हाउसेस हैं, जो प्रॉपर शॉप्स हैं, जो बड़ी दुकानें हैं, उनसे हम कुछ एडिशनल डिटेल लेते हैं जो कि हमें लगता है कि उस केस में वो एप्लीकेबल होगा। तो उसमें से एक ये चीज़ है जो कि हम एडिशनल है लेते हैं। वो क्या है कि रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन, इस दुकान का रजिस्ट्रेशन कहाँ पर है। जैसे आपको पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, रजिस्ट्रेशन डिटेल के बारे में कौन कौन जानता है, मुझे बता सकते हैं कितने करवाए रजिस्ट्रेशन होते हैं? एक ही, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट बेसिक रजिस्ट्रेशन। अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है यूजुअली, तभी आपको बिजली का कनेक्शन मिलेगा, तभी आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, तभी आपके नाम पे बैंक अकाउंट खुलेगा। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट इज द बेसिक थिंग। उसके अलावा कंपनीज का आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं। अगर आप शॉप नहीं लेते तो अगर सोसाइटी का लेते हैं, सोसाइटी के रूप में रजिस्टर करते हैं, ट्रस्ट सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन, तो वो सारे रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो यहाँ पर उनसे लिए जाएंगे। डिफरेंट एक्ट्स हैं जिसमें कि रजिस्ट्रेशंस होते हैं, प्राइमरी रजिस्ट्रेशंस हैं, तो इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से एस्टेब्लिशमेंट हम सिलेक्ट करते हैं, एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कई दफा एक शॉप की एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है। जैसे मैं शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट में हूँ और मैं कंपनी भी हूँ, ये संभव है, तो वो हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे। जब दोनों सेलेक्ट करेंगे या एक सेलेक्ट करेंगे तो उसका हमें डिटेल भरना पड़ेगा। उसमें क्या डिटेल भरना पड़ेगा? उसका लाइसेंस नंबर क्या है, कुछ नंबर होता है, कॉर्पोरेट होता है तो सिन होता है, दूसरे होते हैं तो कुछ नंबर होता है, फिर डेट होता है और प्लेस, किस जगह पे उन्हें रजिस्ट्रेशन मिला है, ये इंफॉर्मेशन देते हैं। नंबर, लाइसेंस नंबर अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक, हाँ अल्फा भी आएगा, अल्फा करके देख, अल्फा है ना, कर दिया हमने यहाँ पे डन क्लिक किया। पहला जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन का डिटेल है वो सेव हो गया। नेक्स्ट पे हम आते हैं एडिशनल रजिस्ट्रेशन। जैसे हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन क्यों करवाते हैं? नहीं, क्या लाइसेंस के लिए? हाँ, ये तो एडिशनल है। एक्चुअली क्या है, मैं जस्ट थोड़ा सा, हालांकि चूंकि आप लोग सीनियर हैं, आप लोगों को ट्रेन करना होगा लोगों को। रजिस्ट्रेशन का मकसद होता है कि यू क्रिएट अ लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी आप क्रिएट करते हैं। जैसे मैं हूं तो मैं चेक लिख सकता हूं, साइन कर सकता हूं, मेरा पैन नंबर होता है, लेकिन कंपनी तो कोई इंसान नहीं होती है, शॉप कोई इंसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो व्यवसाय करती है, वो लोन लेती है, डेबिट करती है, उसके क्रेडिटर होते हैं, और इसको, और कोर्ट में इसके खिलाफ केस भी हो सकता है। कोई उसका एम्प्लॉय होगा, वो कंपनी के ऊपर केस करेगा। तो यू क्रिएट अ लीगल एंटिटी, तो हम क्रिएशन ऑफ द लीगल एंटिटी को हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। लीगल भाषा में हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन इज दैट थिंग। तो एवरी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट विल क्रिएट इटसेल्फ, तो एक कंपनी के रूप में या सोसाइटी के रूप में या एक ट्रस्ट के रूप में क्रिएट करेगी।
अब क्या हुआ कि जैसे मान लो मैंने क्रिएट तो कर लिया, लेकिन मैं मान लो दवाई बेचना चाहता हूं, मैं दवाई बेचना चाहता हूं, तो दवाई बेचने के लिए आपको अलग रेगुलेटर्स होते हैं, वो कहेंगे नहीं आपको ड्रग के लाइसेंस लेने पड़ेंगे। अगर आप कहते हो कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूं, मैं यहां पर कुछ, मैं रजिस्टर तो हो गया लेकिन मैं यहां पर स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूं, तो आपको फैक्ट्री में लाइसेंस लेना पड़ेगा। या आप रजिस्टर्ड तो हो गए हो लेकिन आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो गया है, तो आपको जीएसटी में लाइसेंस लेना पड़ेगा। सो दिस इज एडिशनल लाइसेंसेस। तो पहले जो बताया था अबाउट रजिस्टरिंग, तो रजिस्ट्रेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ लीगल एंटिटी, दैट वाज रजिस्ट्रेशन। और ये जो है ये एडिशनल लाइसेंसेस अगर लिए गए हैं, अगर हैं तो आपको लिखना है, अगर नहीं लिए हैं, मान लो आपने सिर्फ एक शॉप है, बहुत छोटे से दुकानदार हो, आपने एक शॉप का एस्टैब्लिशमेंट लिया है, तो आप वो लिखोगे। कई दफ़ा ये भी होता है कि आप कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो, आप इकोनॉमिक सेंसस कर रहे हैं, तो आपको कुछ वैसे दुकान भी मिलेंगे कहीं नहीं हमने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो उस केस में आखिर में एक होता है जो कि नॉट एप्लीकेबल या नॉट रजिस्टर्ड होता है। तो ये आखिर में एक रहता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हर एक दुकान जो है वो रजिस्ट्रेशन ले ही ले शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट में, कई दफ़ा नहीं लेते हैं, तो हालांकि वो गलत है, लेकिन फिर भी आप फील्ड में जब जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये है, आपने जब सेकेंडरी रजिस्टरिंग अथॉरिटी का डिटेल भरा, उसमें मैन्युफैक्चरर्स एक्ट के अंडर में लिया, नंबर डाला, डेट और प्लेस, नाउ क्लिक ऑन डन। अभी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन, धीरे से रुक जाना, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दो कलेक्ट हो गई। एक तो आपका जो खुद का रजिस्ट्रेशन है वो आपने कलेक्ट कर लिया, उसके अलावा उस रजिस्ट्रेशन के अलावा अगर आपने एडिशनल कुछ लाइसेंसेज और रजिस्ट्रेशन लिए हैं तो उसका डिटेल आ गया। अब तीसरी इंफॉर्मेशन जो ली जा रही है वो ये है कि ये जो दुकान है या किसी बड़े दुकान की क्या ब्रांच है, या किसी की ये दुकान की ब्रांच ऑफिस है, रिलायंस है फॉर एग्जांपल, तो रिलायंस का क्या ये सेल्स ऑफिस है, क्या ये फैक्ट्री है, या क्या डिपो है, या क्या गोदाम है। तो ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि आप जब घूमेंगे, आप जब देखेंगे कि एक दुकान पे आप पहुंचे हैं, तो ये संभव हो सकता है कि वो जैसे बाटा की दुकान पे आप पहुंच गए, तो बाटा का आपने डिटेल तो लिख लिया, कितने लोग आपने यहाँ लगाए हैं, अच्छा कितना आपका टर्नओवर है यहाँ कितना, लेकिन ये भी है कि बाटा इंडिया की वो एक दुकान है, फ्रेंचाइजी आप कह लो या शॉप कह लो या रिटेल शॉप, तो ये इंफॉर्मेशन, तो दीज 3 आर न्यू फील्ड्स विच आर बीइंग कैप्चर्ड इन द 7th इकोनॉमिक सेंसस। वो इसलिए संभव हो पा रहा है, एक तो किसकी बहुत ज़रूरत है, एक तो बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमें पता करना होता है कि एक फैक्ट्री की कितनी ब्रांच है, कितने सेल्स ऑफिस हैं, कितनी, एक मान लो इंटरप्राइज है जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है, तो उसके कितने ऑफिसेज हैं, किस किस क्षेत्र में है, किस इलाके में है, किस जिले में है, तो ये जानना होता है। तो दिस आर द 3 न्यू इंफॉर्मेशन विच आर गेटिंग कैप्चर्ड इन द 7th इकोनॉमिक सेंसस। Now, whether the establishment is branch, public sales, factory, etc. हमने यहाँ पे yes किया। मैं यही कह रहा था आपको कि अगर जिस शॉप पे आप खड़े हैं आप उससे पूछोगे, तो अगर वो किसी का वो ब्रांच ऑफिस है, सेल्स ऑफिस है, तो वो यहाँ पे फिलअप करेगा और वो यहाँ पर वो डिटेल डालेगा कि मैं उसका ऑफिस का, यहाँ पे उसकी जो मेन एंटरप्राइज है, जो उसका हेड ऑफिस है, उसका डिटेल आएगा। अगर हमने यस किया तो नेम ऑफ द एंटरप्राइज रिलायंस आ गया, पैन नंबर, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आप डिफॉल्ट डाल सकते हैं, डिफॉल्ट वाला आएगा। इस पे हम वैलिडेशन चेक ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे स्टेट जो पूछा गया है, जो उसका हेड ऑफिस है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, हमें वो स्टेट चूज करना है। फॉर एग्जांपल गुजरात, किस डिस्ट्रिक्ट में है, बोतड में है, वहां पे लोकेलिटी हम XYZ डालते हैं, लोकेलिटी, पिन कोड, रजिस्टरिंग अथॉरिटी ऑफ मेन एंटरप्राइज, मेन एंटरप्राइज कहाँ पे रजिस्टर्ड है, अगर वो कंपनी है, इन द केस हमने क्लिक किया, यहां पे आएंगे कंपनीज एक्ट 2013। अब जो मेन एंटरप्राइज का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो यहां पे हम डालेंगे। डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ये डेट जो सर्टिफिकेट इशूइंग डेट है वो डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन होगी आपकी। डन, नाउ वी गोइंग टू कंटिन्यू। ये सारी डिटेल नीचे में दिख रही है। ये हाउस होल्ड मार्किंग नंबर, ये आपका जनरेट हो गया। ओके करो, क्लिक ऑन ओके। अब ये ओके जब हो गया, डेटा मतलब यहाँ से सारा कैप्चर हो गया। नाउ इस डेटा को आप दिखाएंगे रेस्पोंडेंट को कि आपने ये इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये ऊपर से नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रहा है, राजा फर्नीचर एड्रेस एंड एवरीथिंग, कमर्शियल है, ये है, ओनरशिप है, एवरीथिंग। और नीचे जाइए, और नीचे, लास्ट गो अप टू डाउन, आखिर तक आ गया, ये डिटेल ले लिया, यहाँ पर सारा कुछ ले लिया।
और नीचे जियो कोड आ गया, उस एस्टैब्लिशमेंट का कोड आ गया। अब यहाँ पर वो सबमिट कर देगा, तो ये डेटा नाउ दिस डेटा, अरे तो बैक करके जाएगा, बैक करके आप चेंज कर सकते, बैक करो यहाँ से ऊपर से। हाँ, ये ऊपर से बैक हो रहा है, ऊपर बैक एरो है। ये हम लोग जो अभी डेटा कैप्चर किए हैं तो कमर्शियल हमने चूज किया था। तो सर जो अपन स्टार्टिंग में आ रहा है हाउस नंबर, उसकी जगह अगर शॉप नंबर या एस्टेब्लिशमेंट नंबर आ जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा। हाउस नंबर, हाँ, जैसे हमने सर्वे स्टार्ट किया था, एंड हमने सिलेक्ट किया था कमर्शियल। हाँ हाँ, तो कमर्शियल में जब हम पहला जो पेज खुला था, हाँ हाँ, हाउस नंबर, अच्छा, उसकी जगह अगर शॉप नंबर या एस्टेब्लिशमेंट नंबर आ जाए बाय डिफॉल्ट, जैसे ही कमर्शियल चूज करते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोई तो बहुत थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन वीएलई को कम होगा एक्चुअली। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, अगर चाहे तो देख लो, उसको सेकंड लेवल है उसमें कर सकते हैं, कोई बहुत इसे सबमिट करें। हाँ, इसको सबमिट किया, अब एक अदर्स का दिखाइए। सबमिट किया, स्टार्ट अनदर सर्वे। अभी लास्ट कैटेगरी जो रेसिडेंशियल हाउसेस की जिसे हम मानते हैं वो है अदर्स। जैसे आप सुबह में पूछ रहे थे कि कोई अगर मान लीजिए टूटी हुई बिल्डिंग है, आप वहाँ गए, उसको आपको काउंट करना है, उसको नंबर देना है अब, या कोई ऐसी बिल्डिंग है जहाँ बार गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी ऑफिस में आप चले गए, सरकारी ऑफिस जो है वो अपवाद हैं, वो सेंसस से बाहर हैं। जैसे कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में चले गए तो वो सेंसस के बाहर हैं, वो अपवाद हैं। वहाँ चले गए तो वहाँ जाना तो आपको है ही, उसको मार्क भी करना है, तो वहाँ पे अदर्स, मंदिर चले गए, टेम्पल मस्जिद चले गए, तो ये अपवाद हैं, इकोनॉमिक सेंसस के बाहर हैं ये। तो कुछ अपवाद हैं जो कि बाहर है, तो उन अपवादों को आपको पहुंचना है, वहां पे जाना है, उसको नोट करना है, लेकिन उसको अदर्स की कैटेगरी में डालना है। वो ना रेसिडेंशियल है ना वो कमर्शियल है, वो अदर्स है, और अदर्स की कैटेगरी में इंफॉर्मेशन डाल के बढ़ो। यहाँ पे हाउस नंबर डाला मैंने, स्ट्रीट लेन, एड्रेस वगैरह डाला, एड्रेस लेना है, गवर्नमेंट ऑफिस किस जगह पर है, वो मंदिर किस जगह पर है, वो गुरुद्वारा किस जगह पे, वो लेना है। प्लॉट नंबर, पर्पस ऑफ ईसी हाउस में पहले हमने रेजिडेंशियल किया था, कॉमर्शियल, टेम्पररी क्लोज, फिर हम आते हैं अदर्स पे। टेम्पररी क्लोज अब नहीं रहेगा, टेम्पररी क्लोज हट जाएगा, अदर्स पे आ गए। आप देखेंगे इकोनॉमिक सेंसस, हाउस नंबर जनरेट हुआ, रिमार्क्स, अगर गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफिस, कंटिन्यू। यहीं पर आपको लिखना है कि वो घर वाला जवाब नहीं दे रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग, या लॉग्ड, परमानेंटली लॉग्ड, तो आपको यहाँ पर अदर्स जब डालेंगे तो यू विल हैव टू गिव अ रिमार्क कि ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफिस है, तो ये रिमार्क्स देने होंगे। ये फ्री फ्लोइंग टेक्स्ट है, रिमार्क सेक्शन इज फ्री टेक्स्ट, यू कैन राइट एनीथिंग। टेम्पररी क्लोज, हाउस होल्ड मार्किंग नंबर UO, अर्बन अदर्स, ओके, ये आपका डिटेल आ गया, आपका टैगिंग आ गया। नाउ क्लिक ऑन सबमिट, डन। तो ये 3 सेक्शंस हैं आपके सर्वे के, रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल कम कॉमर्शियल्स एंड अदर्स, कॉमर्शियल एंड अदर्स। ठीक है सर, इंटरेस्टिंग टूल्स।